ब्लड प्रेशर जैसा कि कहा जाता है कि ब्लड का प्रेशर, तो जो खून चूंकि नलियों में बहता है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और उनमें जो रक्त प्रेशर डालता है दोनों वाहिकाओं के जो दीवालों पर, और उसको जो नापा जाता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें ब्लड प्रेशर 140/90 से जब ऊपर जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और 110/60 से यदि ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। खतरनाक दोनों ही हैं। ज्यादा यदि हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो भी खतरनाक है, और यदि बहुत ज्यादा लो बीपी हो जाए उसका भी खतरा अपने आप में होता है, क्योंकि यदि ब्लड प्रेशर सामान्य से जितना जरूरत है उससे कम होता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे, उनको ब्लड सप्लाई कम होने के चांसेस रिलेटिवली हाइपो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कम, या हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं, उसमें ब्लड कम पहुंचता है तो उसका फिल्ट्रेशन वगैरह जिन चीजों का होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन कम होने की संभावना हो जाती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलने लगती है, ब्रेन को कम मिलती है। कई बार जब कहते हैं ना ब्लड प्रेशर लो तो चक्कर आ गए, हमको चक्कर आते आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो सब में होता है कि जैसे ब्लड को जितना ऊपर प्रेशर देना चाहिए दिमाग तक पहुंचने के लिए या बाकी ऑर्गन्स में, तो वो उतना जब नहीं मेंटेन कर पाता तो ब्लड प्रेशर, उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ब्लड प्रेशर को दो में नापा जाता है, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है जब हार्ट हमारा संकुचित होते हैं, ब्लड बाहर की नलियों में भेजता है, उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है और जब नलियों में ब्लड नहीं भेजता, उस टाइम जो ब्लड प्रेशर का जो नीचे का डायस्टोल के रूप में नापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पे हेरिडिटरी होता है मैक्सिमम केसेस में, और उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। और उसका कारण कई बार होता है कि फैमिलियल के साथ साथ आर्टरीज वगैरह जो रहती हैं तो कई बार थिक होने लगती हैं, जिनके कारण से ब्लड को प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, जैसे कि हाइपर थायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म में बीपी बढ़ने लगता है। कुशिंग सिंड्रोम है। किडनी की कोई भी बीमारी होती है जो आगे जाकर किडनी फेलर में आती है, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शरीर के ऐसे अंग हैं, जैसे एड्रिनल में फियोक्रोमोसाइटोमा करके एक बीमारी होती है, उसमें लेवाइल हाइपरटेंशन को बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बार बार एकदम हाई होना, लो होना, यानी स्थिरता की तरफ नहीं रहता है। तो प्राइमरी कॉजेज जो रहते हैं जिनका कोई कारण मालूम नहीं होता है, और सेकेंडरी कॉज जिनमें शरीर के किसी भी दूसरे ऑर्गन के कारण से जो शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन या सेकेंडरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। प्राइमरी ब्लड प्रेशर को तो रेमेडी जो है तो ब्लड प्रेशर की गोलियां ही होती हैं, मगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एक अच्छी चीज है कि जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उन कारणों को यदि हम दूर कर देते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की संभावना काफी हो जाती है। तो ये तो एक सामान्य जो ब्लड प्रेशर के नापने का तरीका मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापा जाता है। और आजकल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइसेस आ गई, हर घर घर में सामान तौर पे वो मौजूद है, और लोग उसी से ब्लड प्रेशर नापते हैं, और वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो 2 4 5% के प्लस माइनस के हिसाब से रीडिंग सामान्य तौर पर ठीक देते हैं। वैसे सामान्य तौर पर यदि जब कभी ऐसा कंफर्म करने की जरूरत पड़ती ब्लड प्रेशर, तो जो मरकरी के बीपी इंस्ट्रूमेंट जो पुराने जमाने से जिनमें पारा रहता था, जिनकी की 760 डेंसिटी होती है, तो उससे ही नापा जाता है। जो कोई भी टाइट्रेशन भी यदि कोई बीपी मशीन का करना होता है, तो जो पारा या मरकरी वाले जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखा होगा बड़े डिब्बे वाले जो हुआ करते थे पहले के जमाने में, उनको हवा रख के फूल फुला के और फिर स्टेथोस्कोप से लेते हैं उनको, पारे वाले। तो जब कभी ऐसा कुछ डाउट होता है तो कोई भी डॉक्टर है फिर उसी के ऊपर पहुंचता है। तो ये तो हुए सामान्य तौर पर ब्लड प्रेशर के बारे में। और अब कैसे मालूम पड़ता है, सिम्टम्स की बात आ जाती है। कई बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम्स हम लोग को तुरंत बीमारी के आते से ही मालूम पड़ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी जिसके सिम्टम सामान्य तौर पे व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ते हैं जब तक कि उसके कोई कॉम्प्लिकेशन ना आने लगे शरीर में। तो जैसे कई बार मरीज को सिर दर्द होता रहता है, और वो सिर दर्द खास करके शाम के वक्त ज्यादा हो जाता है, या कई बार आदमी उसको माइग्रेन के रूप में मान लेता है। और कई बार डॉक्टर बोलते भाई एक बार आप आंखों की जांच कराएं, कई बार रिफ्रैक्टिव एरर के कारण भी होता है। मगर यदि हमें देख लें कि माइग्रेन का भी कोई कारण नहीं दिख रहा है, और रिफ्रैक्टिव एरर जिसको आंख में भी कोई चश्मा वगैरह की जरूरत नहीं, इसके बाद भी सिर दर्द या सिर में भारीपन होना, या कई बार चक्कर आने की एक संभावना हो जाती है,
और कई बार दिमाग में एकदम से लाइट हेडेडनेस टाइप है, तो फिर बिल्कुल दिमाग खाली सा महसूस होता है। और खास करके सबसे ज्यादा सिम्टम जो रहते हैं सिर दर्द और चक्कर के रूप में ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। कई बार जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है, नहीं कंट्रोल होता है या नहीं मालूम पड़ता है, कई बार पैरों पे सूजन भी आने लगती है। और इन सब से फिर एक शक होता है कि शरीर में ऐसी कोई बीमारी तो है जिसके कारण से कि सिर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं या पैरों पे सूजन आ रही है। या कई बार हार्ट अटैक के बाद मालूम पड़ता है कि हार्ट अटैक जब होता है कि मरीज को ब्लड प्रेशर का मरीज था, तो अब जाके मालूम पड़ता है पहली बार। या कई बार मरीज सीधा लकवे में भर्ती होता है जिसमें मालूम पड़ता है कि इनका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। तो इस तरह से कई बार मैं जो मैं कह रहा था, इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के रूप में भी कहा जाता है कि ये धीरे 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 करके आदमी को या बीमार व्यक्ति को कभी भी नुकसान बड़ा पहुंचा सकता है, कई बार मृत्यु की ओर भी पहुंच जाता है। इसलिए इसको साइलेंट धीमा जहर जिसको बोलते हैं। तो चूंकि जब ये सब चीजें मालूम है कि इससे आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनी खराब हो सकती है, लकवे लग सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम धीरे धीरे, पहले तो हम लोग 40 साल के बाद बोलते थे कि व्यक्ति को हर वर्ष अपने सब चेकअप कराना चाहिए। मैं जिस तरह से डेवलपिंग एज पे लोग पहुंच रहे हैं और डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से हम देख रहे हैं कि कई ऑक्यूपेशनल डिजीज जो बीमारी के कारण, या जो हम डे टू डे में जिस तरह के आपाधापी का युग है, जिससे भागा दौड़ी, अब समय ही नहीं है लोगों को अपने खुद के बारे में सोचने का। और खास करके ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों में या वाइट कॉलर वालों में ही होता है। गरीब और जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर काफी सारे लोगों को मिलता है। इसलिए ये कहना कि ब्लड प्रेशर सिर्फ बड़े लोगों का या उन्हीं लोगों की बीमारी है, तो ऐसा हम मिथ्या सोच है। और ब्लड प्रेशर जो है छोटे बड़े सभी को हो सकता है। और आजकल सबसे बड़ा जो बुरा पक्ष कह सकते हैं इसको, कि यंग एज जो है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। और उसका मेन कारण हो जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का कि एक तो शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, मोबाइल का अति उपयोग जिस तरह से हो रहा है, और खेल कूद से व्यक्ति दूर होता चला जा रहा है। खान पान में भी देखें तो जो पहले स्वस्थ भोजन होता था, घर में सब बना हुआ भोजन होता, सुबह शाम टाइम टेबल से लोग खाना खाते थे। अब धीरे धीरे सूर्य की जो जो किरणों में भोजन किए जाते थे, जिससे कि कोई कीड़े वगैरह भी गिरने की संभावना नहीं रहती थी। वो खाना सोने के पूर्व 5 घंटे, सोने से 5 घंटे पूर्व की जो एक सामान्य तौर पे होना चाहिए, वो भी पूर्ति हो जाती थी। मगर अब चूंकि लोग रात में ही खाना खाना शुरू कर दिए और खाना खाने के बाद रेस्ट भी जल्दी करने बैठ जाते हैं, क्योंकि ना तो फिर घूमना हो पाता है, ना खाने को हाथों से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए जो लोग नाइट में डिनर लेते हैं, देखिए दिन पे दिन कंसेप्ट आता चला जा रहा है कि शाम के वक्त खाना ज्यादा ठीक रहता है। ये वैज्ञानिक भी बोलने लगे, जो कल तक कहते थे कि रात में खाना खाने से कुछ नहीं होता, लेट नाइट खाते थे, पर ये देखा गया फिर बाद में स्टडीज में, जो बहुत ज्यादा लेट नाइट डिनर लेते हैं, बहुत ज्यादा रात में खाना खाते हैं, उनको पेट की समस्याओं के साथ साथ पथरी की समस्याओं के साथ भी, और हार्ट और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि ज्यादा बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो इस तरह से ये सब चीजें एक सामान्य जो जानकारी एक व्यक्ति को होना चाहिए। और बड़ा आसान है बीपी चेक कराना। कहीं भी किसी भी क्लिनिक पे जाके आप बीपी चेक करा सकते हैं। और कभी और शुरुआत में दोनों हाथों में चेक कराना चाहिए। फिर लेफ्ट और राइट में थोड़ा 2 4 5 mm का डेफिनेटली फर्क रहता है। पर यदि इससे ज्यादा फर्क है दोनों में, तो कई बार वो भी एक बीमारी का लक्षण की तरफ द्योतक होता है। और कई बार कई लोगों के पल्स जो है काफी फीबल रहती है, और जिसमें आर्टरीज काफी मोटी हो जाए, टाका एसिडिटी जैसे कुछ बीमारियां होती हैं। तो इसलिए यदि हम डॉक्टर के पास कभी जाके सामान्य तौर पे बीपी चेक करा ले, और यदि बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसके कारणों की भी फिर जांच कराने के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये, अब दवाइयों के बारे में जब बात आती है, तो मेरा तो हमेशा हमेशा सबसे पहला फोकस ये रहता है कि हम अपनी नियमित दिनचर्या, जिनके कारण से कि हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को स्वस्थ रख सकते हैं, और तन मन, और जब ये दोनों स्वस्थ रहते हैं तो हमारा शरीर भी जब सब कोई कार्य करने के लिए एक्टिव बना रहता है। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू करने के पहले थोड़ा, यदि आपका नमक थोड़ा कम करने से यदि बीपी कंट्रोल होता है, थोड़ा नमक कम कर, पूरा बंद करने को मैं मना करता हूँ। कई बार लोग एकदम से पूरा नमक बंद कर देते हैं, तो शरीर में सोडियम की क्वांटिटी भी बहुत जरूरी होती है।
और यदि सोडियम यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो कई बार मरीज की भूख भी खत्म होती है, और साथ में मरीज को हाइपोनेट्रीमिया करके जो एक बीमारी होती है उसके होने की संभावना हो जाती है। मांसपेशियों में काफी कमजोरी आने लगती है, और साथ में मरीज का ध्यान जो है डल टाइप का व्यक्ति महसूस होता है। तो नमक थोड़ा कम करने को बोला कि अपन ऊपर से ना डालें, जो भोजन में डला हुआ है वो भोजन को ही करने की आदत डालें, ऊपर से नमक लेने की आदत बंद करें। और इसके बाद डेली जो है जो थोड़ी कम से कम 20-25 मिनट, कम से कम 20-25 मिनट का मॉर्निंग वॉक करें तो। और सबसे अच्छा होता है हम उन जगहों पे मॉर्निंग वॉक करें जहाँ पे हरे भरे वृक्ष रहते हैं, जिनसे कि फ्रेश ऑक्सीजन निकलती रहती है, और वहाँ प्रदूषण भी जो सड़क सड़क के यदि आप चक्कर लगाते हैं, सड़क पे घूमते हैं, तो आप देखेंगे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा उन क्षेत्रों में कम होती है। इसलिए पहले के जमाने से ही है कि बगीचे में घूमने जाया करते थे लोग, और अभी भी यही कंसेप्ट रहना चाहिए। हम सुबह के वक्त घूमें, रात में घूमने का मैं निषेध तो नहीं करता हूँ, फिर भी रिकमेंड करूंगा कि रात में जिनकी मजबूरी है कि जिनको सुबह वक्त ही नहीं है वो शाम को घूम ले। मगर वो रात में एक तो पेड़ ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन भर के वातावरण जो गाड़ी घोड़े सब जो दिन भर सड़कों पे चलते हैं उनके कारण शाम को वायुमंडल में वायु का प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, और वही प्रदूषण हमारे फेफड़ों में सांसों के द्वारा पहुंचता है। तो कभी ऐसा ना हो जाए हम अच्छे के लिए निकले और बुरा होने लगे। इसलिए मेरा कहना है कि सुबह जो रहता है, सुबह का वक्त, क्योंकि रात भर गाड़ी वगैरह बहुत कम चलती हैं और उस टाइम प्रदूषण काफी कम हो जाता है। पूरे सुबह की जो किरणें रहती हैं, सूर्य की किरणें, वो अपने आप में भी बीमारियों को बहुत सारे दूर करती हैं। उस टाइम हमारे हार्मोन सीक्रेशंस जो होते हैं पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से, वो भी उनका ब्रह्म मुहूर्त में उनके सीक्रेशंस का समय मॉर्निंग आवर्स में होता है। और बॉडी की जो ताकत भी रहती है, जो काम करने की ऊर्जा और इच्छा शक्ति रहती है, वो सुबह के वक्त बहुत ज्यादा होती है। तो पहले हमारे जो कारण हैं उनको हम दूर करें, भोजन को अपने नियमित भोजन करें, बहुत ज्यादा घी तेल वाला सामान ना लें। मैंने फिर यहाँ रिपीट करो, बहुत ज्यादा घी तेल वाला सामान ना लें। मतलब सामान्य तौर पे जितना घी जरूरी है वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन जो रहते हैं वो जो घी तेल वगैरह में होते हैं, वो उनके होने पे ही शरीर में, खास करके दिमाग जो है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन का ही और या ग्लाइकोजन वगैरह का ही इस्तेमाल करता है। तो शरीर में जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन्स जरूरी है, उसी तरह से हमारे शरीर को फैट्स या वसा, जिसको या घी तेल बोलते हैं, वो भी उतने ही जरूरी हैं। उतने ही हरी सब्जियां जरूरी हैं, उतने ही दाल सब्जियां दाल चावल की जरूरत है। और साथ में जो हमारे ड्राई फ्रूट से देखो भी, या जो मौसमी फल आ रहे हैं, उन सब का भी लेना थोड़ी थोड़ी मात्रा में, शरीर के एंजाइम्स के लिए और ट्रेस एलिमेंट्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, हमारे शरीर के हार्मोन्स प्रॉपर तौर पे काम कर सके, इनके लिए इस तरह का भोजन में ये सब चीज़ें होना बहुत जरूरी है। और बाकी फिर दवाइयाँ जो रहती हैं तो वो तो फिर हम ये सलाह देंगे कि आप अपने स्तर पे खुद कोई दवाई शुरू ना करें, या और ये भी ना करें कि ये वो व्यक्ति ये गोली लेता है तो मैं भी ये व्यक्ति अपने आप लें, क्योंकि ये सब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग दवाइयों के हिसाब से बॉडी बनी होती है। तो एक डॉक्टर से एक बार पूछ लें, और वो सब जांचों के बाद आपके लिए जो सूटेबल मेडिसिन होगी वह दवाई आपको प्रेस्क्राइब करेगा। और दवाई के बारे में एक चीज और समझ लें जरूर से, कि दवाई का, ब्लड प्रेशर की दवाई का टाइम फिक्स कर लें। यदि आप सुबह 9 बजे 10 बजे लेते हैं तो 9-10 बजे ही लें, या आप रात को 8-9 बजे लेते हैं तो 8-9 बजे लें। क्योंकि बॉडी में दवाई एब्जॉर्ब होती है और फिर उनका एक्शन जो है, कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो 12 घंटे काम करती हैं, और कुछ दवाई ऐसी होती हैं 24 घंटे काम करती हैं। तो इसलिए टाइम फिक्स करने से हमारे बॉडी में जो सर्केडियन रिदम जो रहती है, जिससे हमारी बॉडी की सब नीड्स पूरी होती जाती है और बॉडी उस हिसाब से एक्ट करता है, तो हमारी पूर्ति होती रहे। आप वो इस बारे में जो भी लोग, मेरे ख्याल से एक सामान्य जानकारी जो एक ब्लड प्रेशर की होती है वो मैंने देने की कोशिश की है। और इससे विशेष या जो भी आप लोग पूछना चाहें तो उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। एक प्रश्न मेरा था, मैंने एक चीज ये नोटिस करी है कि जो मतलब बीपी के जो नंबर्स हैं, जैसे 120/80, कई जगह बोलते हैं 110/70 सही है, फिर बोलते हैं 140/90 भी मैनेजेबल है। तो ये हाई बीपी के ये जो नंबर्स हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? नहीं, वो एक्चुअली हाई उसका बीपी वालों लॉजिक के ये लिए। रहता है कि ब्लड प्रेशर 110/60 से 140/90 की रेंज में रहता है। कभी भी जी। ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का 24 घंटे स्थायी नहीं होता है, ये हमेशा जी। फ्लक्चुएट होता रहता है।
समय के टाइम के अनुसार भी होता है, यानी सुबह के वक्त थोड़ा अलग होगा, शाम को अलग होगा, दोपहर को अलग हो सकता है, और रात में जब हम सोते हैं, लेट जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम का ब्लड प्रेशर अलग होता है, पहली चीज तो। और इसलिए इसको पैरामीटर्स में रखा जाता है कि यदि हम इसको रेंज में नहीं रखेंगे तो आदमी एकदम घबराएगा कि भाई मेरा तो 110/60 है, मैं क्या करूं, मैं और 112 पे क्या मेरा बीपी हाई हो जाएगा। तो इसलिए 110/60 जो है, 110 ऊपर वाला और 60 ब्लड जी प्रेशर नीचे वाला। तो 110/60 एक बेसिक है जो नीचे की तरफ वाला, तो इससे लेकर के 140-90 के अंदर अंदर बीपी रहना चाहिए, क्योंकि यदि इसके ऊपर जाता है तो हमारी खून की जो नलियां हैं, जो हमारा हृदय है, जो हमारे और भी आर्गन्स होते हैं जिनको हम लीवर बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, दिमाग है, इन सब के ऊपर उसका थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा, डिलीटीरियस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, सामान्य प्रेशर पे चीज चलना और एकदम से प्रेशर बढ़ना, तो उनके अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इसलिए 140-90 की यदि बीपी ऊपर आता है तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा जांच कराते हुए देखना चाहिए, और कोशिश जी करना चाहिए किसी के अंदर रहे बीपी, तो बेहतर रहता है। अच्छा, ये चीज और रहती है, महिलाओं का बीपी थोड़ा लोअर साइड रहता है, और पुरुषों का चूंकि उनका हार्मोनल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग तरह का रहता है, तो उनका सामान्य तौर पे बीपी हायर साइड की तरफ रहता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। अच्छा, दूसरी चीज जो अभी परहेज वाली बात चल रही थी, उसमें एक चीज मैं भूल गया था, जो आज की देख रहे हैं कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह आज का ही देखें तो अभी कल आज सुबह के 4 बजे का वाकया है कि 5 बच्चे खत्म हो गए। वो पब से निकले सुबह 4 बजे दिल्ली कहीं, और आज सुबह थार करके थी अभी, इट वाज बड़ी दुखदाई खबर थी। कम उम्र के बच्चे, पांचों के पांच खत्म हो गए, छठा सीरियस है। तो कहने में सुनने में आया कि वो लोग ड्रिंक किए हुए थे। तो यहाँ ये कहना जरूरी है, पहली चीज जो मैं अभी बात कर रहे थे कि सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये पहले के लोगों में बंधन था कि रात के 9 से 10 बजे तक भैया घर आ जाओ और अपने सो जाओ, और सुबह 6-7 बजे, 5-6-7 मतलब 5-6 बजे उठाने की नियम था। अब 4 बजे रात को जब हम कहीं से निकलते हैं, और यदि हम किसी चीज को इंटॉक्सिकेटेड हैं, या ड्रग्स, या तो ड्रग्स के रूप में या शराब के रूप में, या और भी आजकल बहुत सारी तरह की ड्रग्स जो पब्स वगैरह में चलती हैं, उन सब की यदि हम नशे में होते हैं, तो हमारा दिमाग उस टाइम काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम हमारे शरीर कहता है हमको नींद चाहिए, बॉडी डिमांड कर रही है नींद की, और आप आंखें खोल के जगने की कोशिश कर रहे हैं, और उस टाइम आदमी की स्पीड पे भी कंट्रोल नहीं रहता, और वही चीज हुआ है ओवर स्पीडिंग से, जो आज हम देख रहे हैं 5 युवा बच्चे जो है आज खत्म हुए, और छठवे की भी सीरियसनेस है। तो स्मोकिंग है, ड्रिंक है, ये सब चीजों से बिल्कुल बचने का बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी को ये लेसन जरूरी है कि आदमी इससे बड़ा नहीं होता कि आप किन लोगों में बैठते हो, आदमी इससे बड़ा होता है कि आपके स्वभावगत विशेषताएं कितनी अच्छी हैं। क्योंकि आज भी यदि आप नहीं ड्रिंक्स करते हैं और स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आप अच्छे लोगों में ही गिने जाते हैं, आपकी गिनती बुरे लोगों में नहीं होती है। हमेशा सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर वाली बात आती है, उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें, तो शायद जिंदगी लंबे समय तक और आसान जिंदगी रहेगी, ये मेरा जरूर कहना। अच्छा जी। एक जी प्रश्न सर। मेरे मन में बार बार आता है। मान सर। लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर एक बार डिटेक्ट हो गया, उसने दवा शुरू कर दी और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, जो आपने रेंज बताया उसके हिसाब से चल रहा है, जी। तो उसको अपने फिजिशियन के पास कितनी फ्रिक्वेंसी से जानना चाहिए? मतलब एक नहीं, दवा फिर मतलब यदि ब्लड प्रेशर, कंट्रोल यदि कर रहा डॉक्टर ने जो लिखा है और ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है, फिर डॉक्टर के है। पास हाँ 6 महीने साल भर में एक बार जाकर के रूटीन में जांच करा ले, यदि सब चीजें, यदि बीपी नॉर्मल चल रहा है तो। और यदि बिल्कुल अच्छा, कंट्रोल आ मतलब रहा है, फ्रिक्वेंट, बीपी लो होने लगा है, तो हाँ मतलब डोज को नॉर्मल कम चल भी रहा, कर दें, नॉर्मल चलना डॉक्टर खुद जैसा। भी करके बोल अच्छा, देता है। हाँ, तो फिर जाने की जरूरत नहीं, मतलब जल्दी जल्दी 6 महीने या साल भर में एक बार जाकर के रूटीन में चेकअप करा लें। ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर थैंक यू सो मच, काफ़ी वंडरफुल सेशन था आपका सर। आपने ब्रीफ में और जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो बताई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो हेमरेज हो या फिर लो बीपी की वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक हो। तो सर अगर किसी पेशेंट को ऐसा लग रहा है या उसके अंदर हिडन बीपी है, उसे पता नहीं, और या फिर उसने उसको इग्नोर किया और उस वजह से उसे हेमरेज हो गया, तो एज अ इमरजेंसी कंडीशन में उसका लॉस कम से कम हो, इस कंडीशन में क्या कर सकता है वो मरीज? सबसे पहले जो हमेशा कोई भी इमरजेंसी जो होती है, यस सर। चाहे वो हार्ट अटैक की हो, चाहे लकवे की हो, चाहे कोई भी डिजीज, चाहे इवन एक्सीडेंट की भी बात करें हम, तो सिस्टम ये रहता है कि सबसे अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट
डॉक्टर के पास पहुंच जाए। और जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है या नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पहुंचे। एकदम से बड़े नाम के पीछे आप, अभी जैसा कि अभी एक दिल्ली में हुआ एक्सीडेंट के बाद 35 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ले गए और उस बीच में वो ऑफिसर खत्म हो गया। तो इस हाँ तरह सर, की चीजें सेक्रेटरी ना वाला। करें। जो नियरेस्ट आपके पास डॉक्टर है, तो टाइम इज मेजर फैक्टर। टाइम जितना आप कोई चीज में डिले होता है उतने कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जितने जल्दी आपको केयर शुरू हो जाती है उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम होने की संभावना रहती है और मरीज को बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इवन हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, जितने जल्दी आप पहुंचते हो। इवन हार्ट अटैक में भी एक यदि आप 15-20 मिनट आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, जो दवाइयाँ थक्का घोलने के लिए जो हमको थ्रोम्बोलाइज एलिमेंट्स बोलते हैं, तो वो तुरंत देते हैं, तुरंत हार्ट अटैक तुरंत नॉर्मल की तरफ उनका ईसीजी वगैरह सब आ जाती है। और यदि डिले हो जाता है किसी कारण से तो फिर उनका जो दवाइयों का इफेक्ट जो है वो थोड़ा धीरे धीरे कम ही आ पाता है और उतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला होता है टाइम मैनेजमेंट के जितने जल्दी हो सके जो भी नियरेस्ट आपके पास हॉस्पिटल है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, सभी लोग चूंकि प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, कि हम उस टाइम फोन लगाना करना बंद करें कि हम 10 डॉक्टर हमारे परिचित हैं उनको फोन लगा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। सबसे पहले जो भी अस्पताल पास में है वहां तुरंत पहुंचे, क्योंकि वहां डॉक्टर ड्यूटी पे मिलेगा। आप अपने मित्र को किसी को भी आधी रात को जगाएंगे, उठने उठने की फिराक में रहेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इट इज गोल्डन आवर की आप महत्व समझें कि हम जितने जल्दी किसी भी अस्पताल में, इवन आप ये मत समझें कि छोटा अस्पताल है। देखिए, बेसिक जो जरूरतें होती हैं वो सबसे छोटे अस्पताल में भी बीपी होना चेक होना, शुगर चेक होना, सामान्य तौर पे ये सब चीजें चेक जो है छोटे से छोटी जगह पे भी हो जाती हैं। बड़े अस्पताल में जब इन्वेस्टिगेशन की जब जरूरत पड़ती है कि यदि लकवा है या हार्ट अटैक है, ईसीजी तो आजकल हर जगह अवेलेबल रहती है। ये भी आपने ब्लड शुगर की मशीन घरों में लोग रखते हैं, अस्पताल की तो अपन छोड़ दें। आजकल हर घर में आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, ब्लड शुगर की मशीन मिल जाएगी। तो ये सब चीजों को अपन को ध्यान रखते, समय का विशेष ध्यान रखें। जितने जल्दी हो सके तत्काल चिकित्सीय सहायता हमको मिल सके, इसके बारे में ध्यान रखें। यस सर। सर मैं एक एनजीओ में गया था, तो एनजीओ में वो लोग लॉकेट प्रोवाइड कर रहे थे। उस लॉकेट में एक टैबलेट थी नाइट्रेट सॉर्बाइट करके सर। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब बोल रहे थे कि जब भी ऐसा हो आप ये टैबलेट उस लॉकेट में से निकाल के खा लो, या इस टाइप की जो प्रैक्टिस चल रही है सर। अब देखिए भाई साहब, आप भी यदि थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आप भी इस चीज को समझते हैं कि हर यस दर्द सर। हार्ट अटैक नहीं होता है। और यस सर। नाइट्रोग्लिसरीन दवाई एक ऐसी दवाई नहीं है तो उसको अपन इतना इजीली किसी को दे सकें। हाँ, एक बार यस एस्प्रिन यदि फिर भी दे दें कि भाई एस्प्रिन की गोली, तो फिर भी मैं समझता हूँ चलो एक बार दे सकते हैं। बट नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट जो है आपके ब्लड को डायरेक्ट करती है, वीनस पूलिंग करती है पैरों में। जितनी भी वो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट हो, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट हो या नाइट्रोग्लिसरीन हो, ये सामान्य तौर पे नॉर्मल बीपी को भी लोअर की तरफ लाती है, कार्डियक लोड जो है कम करती है। तो ऐसे लेने में जबरदस्ती को कई बार बीपी लो होने की संभावना, और इन सब दवाएं सिर दर्द काफी होता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो क्या सोच के दे रहा है, क्योंकि हार्ट के मरीज को यदि सॉर्बिटेट दी जाए तब तक तो ठीक है। और यदि हार्ट का मरीज नहीं है और उसको सॉर्बिटेट देना तो कहीं से भी वाजिब नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहूँ। एस्प्रिन एक बार सामान्य तौर पे लोग कहते हैं कि एस्प्रिन आप ले सकते हो, मगर एस्प्रिन भी कई बार, ये भी चीज मैं आपको बताना चाहूँ, कई लोगों को एस्प्रिन से भी रिएक्शन होती है। दूसरी चीज, यदि किसी को कदाचित ब्रेन हेमरेज है, दिमाग की यदि नस फटी हुई है, तो उसमें एस्प्रिन नुकसान करके और ब्लीडिंग बढ़ाने का डर रहता है। तो मैं यस फिर सर। यहीं आपसे विनम्र निवेदन है आप सभी से कि बेहतर है कि यू गो टू द क्लिनिक। क्लिनिक से मतलब, मेरा मतलब क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक से मतलब नहीं है। कोई भी डॉक्टर जो आपको उस वक्त अवेलेबल हो। यदि सुबह के 2, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ हमेशा कोई ना कोई डॉक्टर आपको लगातार उपलब्ध रहेगा। जो आपको इमरजेंसी में दवाई है वो भी वहाँ मिलेगी, आपके सब चेकअप वगैरह भी हो जाएंगे। और यदि दिन का टाइम है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बट ये देख लें कि आपका समय उसमें व्यर्थ ना हो जाए। उसको सब चीजों को पहले प्राथमिक उपचार कहीं पे ले, उसके बाद कहीं पे भी सेकेंडरी या टर्शरी केयर जिसको हम लोग बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज टर्शरी केयर में आता है। जो मोहल्ले के क्लिनिक उसको आप यस समझ सर। लें फर्स्ट एड आपको मिल गई। ऐसा यस सेकेंड सर। एड जो है थोड़े बड़े हॉस्पिटल है। तो इस तरह से हमको ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि नियरेस्ट जो है दैट इज डियरेस्ट। अपन लिखे यस सर। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, शायद इसीलिए यस सर। शब्द बना नियरेस्ट इज डियरेस्ट। ठीक है, ऐसा मेरा यस सर। कहना अभी है मिश्रा जी। और डॉक्टर साहब, जी सर अभी मेरा प्रश्न जो मनोहर दुबे जी ने किया उसी से रिलेटेड है जी कि
कि बीपी अपना थोड़ा हाई हुआ और आपने मेडिसिन चालू की और आप दो जी 5 साल से मेडिसिन ले रहे हैं और जी बीपी फिर बहुत नॉर्मल हो गया, मतलब एकदम जी। नॉर्मल रेंज में चल रहा, तो क्या 2 5 10 साल बाद क्या फिर बीपी की मेडिसिन बंद कर देना हाँ चाहिए? हाँ हाँ, यदि बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और यदि दवाई बंद करने के बाद नहीं बढ़ रहा है तो आप बंद कर सकते हैं। दवाई कोई मिठाई नहीं है कि या नमकीन नहीं है या खाना नहीं है जो हमेशा खाई जाए। यदि आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है तो ये एडवाइजेबल है कि आप दवाई बंद कर दें। और ये देख लें कि बीपी दवाई बंद करने के बाद बीपी शूट आउट तो फिर से नहीं हो रहा है। इस चीज का विशेष ख्याल करें। राइट, हाँ, बंद की मतलब जा सकती है, मतलब कई लोग, लोगों को बंद हुई है, जी, कई लोगों को नहीं, जनरली लोग ये कहते हैं कि बीपी की दवाई एक बार चालू हो गई नहीं। तो फिर वो एकदम शूटअप होता है, जैसा आपने ही कहा अभी कि जैसे आप बंद करेंगे तो जैसे स्प्रिंग को दबा के रखते हैं अपन और एकदम स्प्रिंग वापस आ जाती, तो वैसा रिएक्शन होता बस है। इसलिए बीपी की दवाई को सामान्यतः फिर बंद न करें, इस तरह के भी लोग कुछ कहते हैं, तो शायद वो मिथक होगा या गलत होगा। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज करने के पहले उस चीज को देख लें कि एकदम बंद ना करें। कई बार जैसे सपोज आपको 40 mg की कोई टेबलेट चल रही है या 50 mg की चल रही है या, तो उसको पहले हाफ करके देख लें। हाफ करने के बाद भी यदि आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो फिर उसको आप धीरे से टेपर ऑफ कर सकते हैं। सडन कोई भी चीज का बीपी दवाई को नीचे की तरफ करना या बढ़ाना सडनली ना करें। उसको थोड़ा सा जिसको टाइट्रेशन ऑफ डोज बोलते हैं, जिसको हम लोग उस तरह से करना जी, चाहिए। सर, नीरज सर का मैसेज आया है चैट बॉक्स में। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन स्ट्रेस हेलो, मैनेजमेंट इन हाई बीपी। देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसा अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो मैं अभी बोल रहा था, ये जिस तरह का हमारी लाइफ बढ़ती चली जा रही है और रेट रेस हो रही, आपाधापी का युग है और आदमी अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। और जिस तरह से फैमिली छोटी होती चली जा रही, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, माँ बाप कहीं और हैं, बच्चे कहीं और हैं, तो इस तरह से स्ट्रेस तो माँ बाप को भी है, बच्चों को भी है। और जिस तरह की चीजें रोज हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, अब जैसे अभी अमेरिका ने H1 वीजा के ऊपर, ये भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग चीज है। जो आदमी विदेश जाके पढ़ना चाह रहे थे या जो सोच रहे थे कि हम नौकरी करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस किसी कारण से होना और एक क्रॉनिक स्ट्रेस जीवन में होती चले जाना। अब एक्यूट स्ट्रेस तो जो सडनली कोई बीमारी आ जाए, कोई दुख हो जाए, कोई अचानक कोई अपने प्री का क्षय हो जाए या छूट जाए, ये होते एक्यूट स्ट्रेस के कारण। और होते क्रॉनिक स्ट्रेस, जैसे घर में लगातार संबंध जो है अच्छे नहीं होना परिवार के साथ में, फिर कई बार सैलरी वगैरह जो का खर्चे ज्यादा हो और हर माह हमको पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण बनता है। तो हम भी जीवन में भगवान को सेफ्टी वाल्व के रूप में या अपने मित्र को सेफ्टी वाल्व के रूप में या अपने परिवार पत्नी या अपने बच्चों के साथ उनको एक सेफ्टी वाल्व के रूप में मान के चलें। हमारे अंदर कोई भी कोई कारण बन रहा है, हम इन लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि कहावत है कि दुख जो है कहने से घट जाता है और सुख जो है बांटने से बढ़ जाता है, बढ़ता है यदि बांटते जाओ। और दुख यदि अपने आपस में अपने मित्रों के बीच में कह लो, किसी के कंधे पे आप रख के रो लेते हो, तो आपका जीवन हल्का हो जाता है। तो इसलिए, और इसीलिए मैं सुबह सुबह उठने की जो बात कर रहा हूँ, सुबह के टाइम जो हार्मोन्स लेवल जो रहते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, दिमाग को पॉजिटिव चीजों को सोचने को देते हैं, जो एड्रेनलिन होते हैं, नॉरेड्रेनलिन, जो जिस तरह के हार्मोन्स बॉडी में होते हैं, या थायराइड वगैरह के हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स जो निकलते हैं, ये सब हार्मोन्स का काम ही है ये कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस आ रही है उसको कम करें। तो इसलिए मॉर्निंग में घूमने जाने का भी मैं इसीलिए, ये सब स्ट्रेस को कम करने के ही तरीके हैं। जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हमारे साथ 10 20 25 50 लोग, बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, उनसे हम नमस्ते करते हैं, कोई चाचा के रूप में बात करता है, कोई हमारे मित्र के रूप में होता है, कई हमको सलाह के देते हैं, कोई लोग हमसे सलाह मांगते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को एक, जो हमारा एक 24 घंटे वाला जो एक स्ट्रेस देने वाला मूवमेंट होता है, उन मूवमेंट से हमको बचत होती है। और इसलिए मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद आदमी काफी फ्री महसूस करता है। तो ये मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये है। और इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि मेरे सब कुछ करने के बाद ही मेरी तनाव में या मेरी चिंताओं में कोई कमी नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली हमको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है हमारे अंदर कोई हार्मोन्स लेवल में कोई परिवर्तन आ रहा हो,
या शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जो हमको इस कारण से हो रही हो, तो एक बार चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए बीच बीच में। और स्ट्रेस से दूर होने का तो तरीका ही है कि जितने अच्छे संबंध आप अपने आपस वालों में, अड़ोस पड़ोस में सबसे रखेंगे, उतना अच्छा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट रहेगा। कि सर मेरी माँ 83 की उम्र की है, जी जी उनका जी। बीपी फ्लक्चुएट होता, कभी 140/90 होता, कभी 160/80। ऐसी पोजीशन में क्या करें? वैसे सुबह सिलाका 10 और शाम को टेंजकस LN40 डॉक ने लिखी है। तो ब्लड प्रेशर देखिए सुबह के टाइम जी 140/90 और माँ की उम्र चूंकि 83 है, तो 160/80 बीपी भी ठीक है और 140/90 भी ठीक है। और वैसे भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे खून की नसों की जो हम जिसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो वो इलास्टिसिटी कम होती जाती है, खून की नसें हार्ड होती चली जाती हैं, और इसके कारण से ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पे बुजुर्ग अवस्था में बढ़ने लगता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जो है हमारी वेसल्स में, खून की नलियों में होने लगता है। तो यदि थोड़ा सा बीपी 160/80 भी है, उसको आप माँ के हिसाब से, 83 साल की उम्र के हिसाब से उसको नॉर्मल रखें। दवाइयाँ ठीक है, यदि उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही और मरीज को कोई सांस नहीं फूल रही है, सीने में कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, तो दवाइयाँ बड़े अच्छे से चल रही हैं, उनको बराबर चल दें।